नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर पूरा आधारित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके कोलाइडल के कणों को अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके कोलाइडल के कणों को अलग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खासकर दोस्तों रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे में साइंस का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निस्तापन होगा, निलंबन होगा, वाष्पीकरण होगा या फिर अपकेंद्रण विधि से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रण। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके कोलाइडर के कणों को अलग किया जाता है। तो हो जाएगा आंसर अपकेंद्रण विधि। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम को। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइसोसोम आत्मघाती थैली के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। याद रखेगा दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि के साथ, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके साथ बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके साथ बढ़ती है। आयाम के साथ, आवृत्ति बढ़ने के साथ, या फिर तरंग दैर्ध्य, या फिर पिच बढ़ने के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयाम बढ़ने के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, आयाम बढ़ने के साथ इसकी ध्वनि भी बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। बल कहा जाएगा, द्रव्यमान मास कहा जाएगा, भार कहा जाएगा, या फिर तनाव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भार। दोस्तों, भार और मास में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मास में गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तब वो भार में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही जनक द्वारा नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है। एक ही जनक द्वारा नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, या फिर बहुखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलैंगिक प्रजनन। एक ही जीव द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों। अलैंगिक प्रजनन जैसे हाइड्रा हुआ दोस्तों, ये हाइड्रा होता है मुकुलन विधि द्वारा। स्पाइरो लीशमेनिया होता है दोस्तों, जो खंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। लीशमेनिया याद रखिए दोस्तों, खंडन विधि द्वारा, विखंडन नहीं होगा, खंडन विधि, लीशमेनिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन द्वारा किन धातुओं को शुद्ध किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन द्वारा किन धातुओं को शुद्ध किया जाता है। कापर को, टिन को, निकेल को, या फिर इन सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इन सभी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा, इन सभी को। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा दोस्तों, सिल्वर को। सिल्वर को भी इसी प्रोसेस से शुद्ध किया जाता है। याद रखिएगा, सिल्वर को भी इसी प्रोसेस से शुद्ध किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये एनसीईआरटी में दिया गया दोस्तों। क्लास 10 की एनसीईआरटी में उठाकर आप देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े की बात किया जाएगा दोस्तों, इसमें टोटल गुणसूत्र नहीं पूछा है, गुणसूत्र केवल पूछे तो हो जाएगा 46। और इसमें इसका आंसर हो जाएगा, जोड़े की बात पूछा है तो हो जाएगा 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों 23 जोड़े। फीमेल में होता है दोस्तों, फीमेल में 22 जोड़े प्लस प्लस एक्स एक्स, याद रखेगा। अब मेल में होता है 22 जोड़े प्लस एक्स और वाई, ये भी याद रखिएगा। मेल में और फीमेल में कौन कौन सा होता है, कभी कभी पूछता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है तो विलयन की प्रकृति कैसी है। यदि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति कैसी है। अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या फिर इन दोनों होने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियन होगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा अम्लीय। अगर दोस्तों लाल पेपर है तो उसको नीला कर देता है क्षारीय, याद रखिएगा उसको क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया करके पीले कलर का अवक्षेप प्रदान करता है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करके किसका अवक्षेप देता है दोस्तों? पीला कलर उसमें निकलता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? यह किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, एकल विस्थापन अपक्रिया है या फिर रेडॉक्स अपक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विविस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन अपक्रिया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया है। दोस्तों क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल होगा, कार्बोनिक अम्ल होगा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल दोस्तों ये खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, साइट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, याद रखेगा, सिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी पादप कोशिका में से पानी का संकुचन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कोई पादप कोशिका है उसमें से पानी निकलता है दोस्तों, मान लीजिए इवेपोरेशन के माध्यम से अगर निकल रहा है तब भी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है, प्रासरण कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है या फिर हाइपरटोनिक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोलिसिस। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा NCERT बेस पर क्वेश्चन है, आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मनुष्य द्वारा सांस छोड़ने के दौरान कितना प्रतिशत ऑक्सीजन बाहर निकलता है? किसी भी मनुष्य द्वारा सांस छोड़ने के दौरान कितना प्रतिशत ऑक्सीजन निकलता है? हम टोटल इनहेल जब लेते हैं दोस्तों, जब सांस हम लेते हैं कितना परसेंट आता है? तो हो जाता है 21%। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 17% इसको हम छोड़ते हैं, 16 से 17%, बाकी CO2 के रूप में निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों के जड़ों में होता है? राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों के जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम होता है दोस्तों पादपों में पाया जाता है। ये मटर में होगा, चना में होगा, मूंग में होगा या फिर इन सभी में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर या फिर कर्क रेखा पर? ये दोस्तों एक इसका क्रॉस क्वेश्चन भी बनता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण का मान भी पूछता है कि अधिकतम कहाँ पर होता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा ध्रुवों पर, ए हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पोषक तत्व का उदाहरण है? निम्न में से पोषक तत्व का उदाहरण है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर ये सभी? तो वसा भी पोषक तत्व है दोस्तों, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पादप कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऊतक पादप कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या फिर विभजोतक ऊतक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैरेन्काइमा। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान भी अगर पूछे दोस्तों वैकोल या फिर रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्क्लेरेन्काइमा की वजह से दोस्तों पादपों में हार्डनेस प्रोवाइड होता है, हार्डनेस
स्क्लेरन काइमा। और कोलेन काइमा की वजह से दोस्तों लचीलापन आता है, याद रखिए दोस्तों, लचीलापन। कोलेन काइमा की वजह से लचीलापन आता है। स्क्लेरन काइमा की वजह से हार्डनेस आता है, जो कि नारियल की भूसी में, नारियल का जो कवर होता है उसमें देखने को मिल जाएगा, या फिर पेड़ों को बाहरी परत को। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा झुकता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा झुकता है? जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई प्रिज्म है, इसमें से श्वेत प्रकाश आ रहा है, तो इसमें कई रंगों में 7 रंगों में विभाजित हो जाता है दोस्तों। टोटल सबसे ज़्यादा ये झुकता है कौन सा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा। तो आप लोग याद रखिएगा, तो विबग्योर के नाम से आप लोग जानते हैं। विबग्योर, शुरू में वी होता है तो यहाँ से वी शुरू करते हैं, और लास्ट में आर होता है रेड, रेड मतलब लाल। विबग्योर होता है बैगनी, वी का मान होता है बैगनी, ये वी होता है दोस्तों बैगनी। तो सबसे ज़्यादा झुकता है दोस्तों बैगनी कलर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की अपरूप हीरे में चमक का, कार्बन का जो अपरूप होता है दोस्तों हीरा में चमक का क्या कारण है? कार्बन के अपरूप हीरे में चमक का क्या कारण है? अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, परावर्तन है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्न में से क्या एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त है, हड्डी है, उपास्थि है, या फिर मांसपेशी है? दोस्तों उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है, कार्टिलेज याद रखिएगा। एनसीईआरटी में कार्टिलेज बहुत जगह दिया है, तो उपास्थि भी दिया है, तो कार्टिलेज का हिंदी उपास्थि होता है, ये भी याद रखिएगा। तो संयोजी ऊतक नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मांसपेशी। मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी ये सब संयोजी ऊतक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कार विराम से चलना शुरू करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल जो छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक कार विराम से चलना शुरू होती है, एक कार विराम से चलना शुरू होती है, तो मतलब यू का मान, इनिशियल वेलोसिटी यू का मान 0 दिया है, और 15 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की त्वरण से चलती है। तो इसका अंतिम वेग मतलब वी का मान पूछा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। v बराबर होता है u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। यू का मान हो जाएगा 0, u का मान हो जाएगा 0, ए की जगह पे हो जाएगा दोस्तों त्वरण कितना दिया है 3, और t का मान हो जाएगा 15, टी का मान हो जाएगा दोस्तों 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कौन सा समीकरण है दोस्तों? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की शक्ति मापी जाती है? किसी भी लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है दोस्तों? मीटर में, डायोप्टर में, सेकंड में, या फिर कोई मात्रक नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, डायोप्टर में। किसी भी लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटर प्रयोग निम्न में से किसके मापन किया जाता है? तप्त तार एमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एसी और डीसी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों में। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण में घुले हुए कण का आकार कितना होता है? समांगी जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दोस्तों, उसमें घुले हुए कण का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1 नैनोमीटर से छोटा, या फिर 1 नैनोमीटर के बराबर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नैनोमीटर से छोटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से छोटा। अगला क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट, लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फाइट और फ्लाइट के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रिनल हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों एड्रिनल हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ देर के लिए खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ देर के लिए खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान स्थिर रहेगा, तापमान घट जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन?
परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ऊष्मा आवृत्ति, ऊष्मा विकिरण या फिर तरंग दैर्ध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मा विकिरण के मापन में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? डेंगू वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? वैसे दोस्तों रोग एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ग्रुप डी के बेसिस पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको याद रखना जरूरी है। डेंगू वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रक्त को, प्लेटलेट्स को, फेफड़ा को या फिर हृदय को? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेटलेट्स को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, प्लेटलेट्स को। फेफड़ा का एक गंभीर बीमारी होता है जिसे बोला जाता है दोस्तों क्षय रोग। क्षय रोग का उन्मूलन दोस्तों 2025 का लक्ष्य रखा गया था, जो कि देखो अब इसको बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम के जलीय विलयन से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम के जलीय विलयन से कौन सी बीमारी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटाई रोग। इटाई रोग होता है दोस्तों कैडमियम के जलीय विलयन से। इटाई रोग याद रखिएगा, इटाई रोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ।